प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं। हमें दिया गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया, आकृति में दिया गया है। और दिया गया है ए जो है वो डीसी पर लंब है, तो ए डीसी पर लंब है। और दिया गया है सी एफ जो है वो एडी पर लंब है, सी एफ जो है एडी पर लंब है। ठीक है, और हमें दिया गया है ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और दिया गया हमें ए बराबर 8 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया है सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें ज्ञात करने को कहा गया है एडी, एडी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जो एडी है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, एडी। ठीक है, तो डीसी बराबर ए बी होगा, डीसी और ए बी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। तो डीसी भी कितना हो गया, ए बी के बराबर है, तो डीसी भी हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो अभी हमने निकाला है डीसी बराबर ए बी, तो वो हमने लिख दिया। तो डीसी हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसी अध्याय में परिचय में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणा संगत शीर्षलंब। ठीक है, तो एबीसीडी हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, डीसी आधार गुणा संगत शीर्षलंब ए, डीसी गुणा ए होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। और एबीसीडी का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से हम निकालें, दूसरा आधार मान के निकालें, तो हमने एडी को आधार माना, तो एडी गुणा संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब क्या एडी पर, सीएफ। ठीक है, तो एडी गुणा सीएफ होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब आप देखिए समीकरण 2 भी क्या है, एबीसीडी का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ एबीसीडी, और समीकरण 3 भी एबीसीडी का क्षेत्रफल है। तो बाईं तरफ दोनों बराबर हैं, तो दाईं तरफ वाले भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। तो ये हो जाएगा मेरा एडी गुणा सी एफ, समीकरण 3 वाला लिख दिया हमने, बराबर डीसी गुणा ए। ठीक है, समीकरण 2 वाला लिख दिया। अब एडी को तो हम बाईं तरफ, क्योंकि एडी हमें ज्ञात करना है, एडी को तो हम बाईं तरफ ही रखते हैं, सीएफ को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो सीएफ को दाईं तरफ ले जाएंगे तो सीएफ हमारा नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा डीसी गुणा ए बटे सीएफ। अब हम इन सब के मान रख देंगे। ठीक है, तो डीसी की जगह हम क्या रख देंगे, 16। ठीक है, क्योंकि डीसी बराबर ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। ए हमें कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 8। और सीएफ कितना दे रखा है, सीएफ दे रखा है 10, तो सीएफ रख दिया 10। ठीक है, अब 16 गुणा 8 हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 128, तो ये मेरा हो जाएगा 128 बटा 10। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे 128 में, तो मेरा बचेगा 12.8। तो एडी बराबर कितना आ जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 2, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर आधा एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। हमें दिया गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ई जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, जी भुजा सीडी का मध्य बिंदु है, और एच भुजा डीए का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब हमने इन सारे मध्य बिंदुओं को मिला लिया, तो एक चतुर्भुज बना ई एफ जी एच। ठीक है, ई एफ जी एच, तो हमें बताना है ये जो ई एफ जी एच चतुर्भुज है, इसका इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो पूरा चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा। ये हमें इसमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। बस हम जो है बिंदु एच और एफ को जोड़ देते हैं। ठीक है, एच और एफ को हम जोड़ देते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। डीए समानांतर सीबी के, क्यों? क्योंकि एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि प्रश्न में दिया गया है, और हमने अध्याय 8 में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। ठीक है, तो अगर डीए और सीबी आपस में समानांतर हैं,
ठीक है। तो एच जो है वो डी ए का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है, यानी कि एच जो है वो डी बी पर ही है, डी बी जहाँ पर ही है, और एफ जो है वो सी बी पर ही है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि डी एच और सी एफ ये भी आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। डी ए बराबर सी बी होगा, क्यों? क्योंकि अध्याय 8 में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और ए बी सी डी हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1/2 डी ए बराबर 1/2 सी बी। हमने बस क्या किया, दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर लिया। अब आप देखिए एच जो है भुजा डी ए का मध्य बिंदु है और एफ जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो 1/2 डी ए क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 डी ए हो जाएगा हमारा डी एच। उसी तरह 1/2 सी बी कितना हो जाएगा हमारा सी एफ। तो डी एच बराबर सी एफ मिल गया हमें। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने अभी निकाला है डी एच और सी एफ आपस में समानांतर हैं, और समीकरण 2 में हमने निकाला है डी एच और सी एफ आपस में बराबर भी हैं। अध्याय 8 में प्रमेय 8.8 में हमने पढ़ा था कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए डी एच और सी एफ जो है समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एच एफ सी डी एक चतुर्भुज है, एच एफ सी डी, ठीक है, एच एफ सी डी जो चतुर्भुज है वो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कौन सा युग्म, डी एच और सी एफ आपस में समानांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो एच एफ सी डी जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब एच एफ सी डी अगर समांतर चतुर्भुज हो गया तो उसकी दूसरी सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है वो भी आपस में समानांतर होगा। तो हम यहाँ से कह देंगे एच एफ और डी सी आपस में समानांतर होगा। क्यों? क्योंकि एच एफ सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो एच एफ समानांतर है डीसी के, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में हमने निकाला था एच एफ और डीसी आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज एफ जी एच और समांतर चतुर्भुज एच एफ सी डी अभी हमने निकाला था। एच एफ सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं एच एफ और डीसी के बीच स्थित है। ठीक है, तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ एफ जी एच, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, आधा होगा एरिया ऑफ एच एफ सी डी। एच एफ सी डी क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। डी ए और सी भी समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं और हमने अध्याय 8 में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो एच ए और एफ बी भी आपस में समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि एच जो है वो डी ए भुजा पर है और एफ जो है वो सी बी पर है। तो अगर डी ए और सी बी समानांतर हैं तो एच ए और एफ बी भी समानांतर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब डी ए बराबर सी बी, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं और हमने अध्याय 8 में पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2 गुणा डी ए बराबर 1/2 गुणा सी बी। ठीक है, अब एच जो है भुजा डी ए का मध्य बिंदु है और एफ जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो 1/2 डी ए कितना हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। उसी तरह 1/2 सी बी कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एच ए और एफ बी। तो एच ए बराबर हमें कितना मिल गया, एफ बी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 6। समीकरण 5 में हमने निकाला एच ए और एफ बी आपस में समानांतर है और समीकरण 6 में हमने निकाला एच ए और एफ बी आपस में बराबर है। अब हमने अध्याय 8 में प्रमेय 8.8 में पढ़ा था कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समानांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी एफ एच में एच ए और एफ बी, ठीक है, एच ए और एफ बी आपस में समानांतर भी हैं और एच ए और एफ बी आपस में बराबर भी हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी एफ एच जो चतुर्भुज है वो हमारा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है,
अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे हम कह पाएंगे एच एफ और ए बी आपस में समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच की सम्मुख भुजाएं हैं। तो एच एफ और ए बी समांतर हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण 7। समीकरण 7 में अभी हमने निकाला था एच एफ और ए बी समानांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में ई एफ एच एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच है। ठीक है, ए बी एफ एच समांतर चतुर्भुज ये अभी हमने निकाला था, और ये दोनों एक ही आधार एच एफ और एक ही समांतर रेखाओं एच एफ और ए बी के बीच में स्थित है। तो हमने अध्याय 9 के परिचय में ही पढ़ा था, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर हम कह देंगे कि जो त्रिभुज है ई एफ एच उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 8। समीकरण 4 में हमने निकाला था त्रिभुज एफ जी एच का क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज एच एफ सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एच एफ सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। और समीकरण 8 में हमने निकाला था त्रिभुज ई एफ एच का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब हम समीकरण 4 और समीकरण 8 को जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ एफ जी एच धन एरिया ऑफ ई एफ एच बराबर 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी धन 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, अब आप देखिए एरिया ऑफ एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच ये त्रिभुज है, इसका एरिया इसका क्षेत्रफल धन एरिया ऑफ ई एफ एच। ठीक है, ई एफ एच ये वाला त्रिभुज है नीचे वाला। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम क्षेत्रफल जोड़ दें, तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था, अगर एक बड़ी आकृति तो छोटी आकृतियों से मिलकर बनी हो, तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल दोनों छोटी आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ई एफ जी एच, ये जो चतुर्भुज है, ये त्रिभुज एफ जी एच ऊपर वाला और त्रिभुज ई एफ एच नीचे वाले त्रिभुज से मिलकर बना है। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो जो चतुर्भुज है हमारा ई एफ जी एच इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ एफ जी एच धन एरिया ऑफ ई एफ एच, इसकी जगह हम क्या रख देंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच, ई एफ जी एच चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज मिला के चतुर्भुज ई एफ जी एच बना रहे हैं। और दाईं तरफ हम क्या करेंगे 1/2 दोनों तरफ है दाईं तरफ, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर आ जाएगा एरिया ऑफ एच एफ सी डी धन एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, तो जो हमने निकाला था उसको फिर से लिख दिया। अब आप देखिए एरिया ऑफ एच एफ सी डी, ठीक है, एच एफ सी डी क्या है, ये हमारा ऊपर वाला चतुर्भुज है, ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, ए बी एफ एच क्या है हमारा नीचे वाला चतुर्भुज। अब ये दोनों चतुर्भुज मिलके क्या बना रहे हैं बड़ा वाला चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, इन दोनों इस बड़े चतुर्भुज के बराबर हो रहे हैं दोनों मिलके, तो इन दोनों का एरिया एच एफ सी डी और ए बी एफ एच के एरिया किसके बराबर होगा चतुर्भुज ए बी सी डी के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन दोनों की जगह एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये एरिया ऑफ ई एफ जी एच को वैसे की वैसे ही रख देंगे। तो हमारा आ गया एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर 1/2 गुणा एरिया ऑफ ए बी सी डी। प्रश्न में देखिए यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में। ठीक है, तो हमने जो प्रश्न में पूछा गया था उसको सिद्ध कर दिया, हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 3 को समझते हैं हम। प्रश्न 3 में हमें दिया गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। फिर हमें दिया गया है पी जो है भुजा डीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, पी भुजा डीसी का मध्य बिंदु है, और क्या दिया गया है क्यू जो है भुजा ईडी का मध्य बिंदु है, क्यू भुजा ईडी का मध्य बिंदु है। तो हमने पी ले लिया भुजा डीसी का मध्य बिंदु और क्यू ले लिया भुजा ईडी का मध्य बिंदु। अब हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी, ए को पी से जोड़ेंगे और बी को पी से जोड़ेंगे। तो हमने ए को पी से जोड़ दिया और बी को पी से जोड़ दिया, तो हमें एक त्रिभुज मिला, नीला रंग का त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज क्या है त्रिभुज एपीबी। ठीक है, प्रश्न में जो हमें दर्शाना है वो एरिया ऑफ त्रिभुज एपीबी, नीले त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें दर्शाना है एक और त्रिभुज के बराबर। उस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। बिंदु बी को क्यू से जोड़ेंगे और बिंदु सी को क्यू से जोड़ेंगे। बी को क्यू से जोड़ा और सी को क्यू से जोड़ा, तो हमें ये लाल रंग का त्रिभुज मिला। ठीक है, और ये लाल रंग का त्रिभुज ही क्या है त्रिभुज बी क्यू सी।
और हमें प्रश्न में दर्शाना है, हल में दर्शाना है कि जो नीला त्रिभुज है त्रिभुज एपीबी, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा जो लाल त्रिभुज है त्रिभुज बीक्यूसी के। ठीक है, ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीपी जो नीला त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, ये दोनों एक ही आधार एबी पर हैं और एक ही समांतर रेखाएं एबी और डीसी के मध्य स्थित हैं, के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि जो त्रिभुज एबीपी है नीला वाला त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ एबीपी बराबर 1/2 गुना एरिया ऑफ एबीसीडी। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज बीक्यूसी जो लाल वाला त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक ही आधार, यहाँ पर आधार क्या है बीसी, एक ही आधार बीसी और एक ही समांतर रेखाओं बीसी और एडी के बीच स्थित है। क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, तो बीसी और एडी जो है वो समांतर भुजाएं होंगी। तो त्रिभुज बीक्यूसी लाल वाला त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार बीसी और एक ही समांतर रेखाओं बीसी और एडी के मध्य स्थित है। ठीक है, बीच में स्थित है। तो हमें पता है कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज बीक्यूसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो हमने समीकरण 1 में निकाला त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा है। उसी प्रकार हमने समीकरण 2 में निकाला था कि त्रिभुज बीक्यूसी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों तरफ जो है एबीसीडी का आधा है दाईं तरफ समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। तो इनके दोनों की बाईं तरफ आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीक्यूसी के क्षेत्रफल के, और यही हमें प्रश्न में दर्शाना था, तो हमने दर्शा दिया। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 4, इस प्रश्न के दो भाग हैं, दोनों भागों को हम हल करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, तो हमने एबीसीडी समांतर चतुर्भुज बना लिया और उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर कोई बिंदु स्थित है जिसका नाम क्या है पी। ठीक है, तो पी एक बिंदु ले लिया एबीसीडी के अंदर, ए को पी से मिला दिया, बी को पी से मिला दिया, सी को पी से मिला दिया और डी को पी से मिला दिया। ये आकृति हमें प्रश्न में दी गई है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या, पी से होकर ए बी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसे हम ई एफ कहेंगे। पी से होकर हमने ए बी के समानांतर एक रेखा खींची जो कि ई एफ है, यानी कि जो ए डी को ई पर काट रही है और बी सी को एफ पर काट रही है। ठीक है, तो ए बी और ई एफ समानांतर होंगे। ठीक है, ये रचना है हमारी। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, तो ए एफ और डी सी आपस में समानांतर होंगे। तो हम कह पाएंगे कि डीसी और ईएफ भी आपस में समानांतर होंगी, मतलब ये तीनों रेखाएं जो है वो आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, तो ए भी ईएफ के समानांतर है और डीसी भी ईएफ के समानांतर होगा। ये हमने रचना से निकाला है। प्रश्न के पहले भाग में हमें बताना है एरिया ऑफ एपीबी, ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ पीसीडी नीचे वाले त्रिभुज का एरिया किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के एरिया के आधे के बराबर होगा। ठीक है, इसके हल करते हैं। एडी और बीसी समानांतर होंगे, क्यों, क्योंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है और एडी और बीसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। अब आप देखिए ई जो बिंदु है वो कहाँ पर है, वो एडी पर है। उसी तरह एफ जो बिंदु है वो कहाँ पर है, बीसी पर है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि एई और बी एफ आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, ए बी और ई एफ ये आपस में समानांतर है, कहाँ से, इसकी हमने रचना की थी अभी। ठीक है, और हमने चतुर्भुज अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था कि यदि कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए जो चतुर्भुज ए बी एफ ई है, ठीक है, चतुर्भुज ए बी एफ ई, ठीक है, इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कौन सा है, ए ई और बी एफ। ठीक है, ए ई और बी एफ
ये समानांतर है, और रचना से ए बी और ई एफ ये समानांतर है। तो यानी कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, तो हम कह पाएंगे कि चतुर्भुज ए बी एफ ई क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। एडी समानांतर होगा बीसी के, ये अभी अभी हमने देखा था, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं हैं, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। फिर से देखिए, जो ई बिंदु है वो एडी पर स्थित है, और एफ बिंदु जो है वो बीसी पर स्थित है। ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि ईडी और एफ सी ये आपस में समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि एडी और बीसी आपस में समानांतर है। ठीक है, तो ईडी ईडी जो है वो एडी का ही भाग है, और एफ सी जो है वो बीसी का ही भाग है। ठीक है, और डीसी और ईएफ आपस में समानांतर है, ये हमने रचना से, क्योंकि हमने रचना की थी ईएफ एक समानांतर रेखा खींची थी एबी और डीसी के। ठीक है, अब हमने चतुर्भुज अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था कि यदि कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज जो है हमारा सी डी ई एफ चतुर्भुज जो है हमारा, ये हरा वाला चतुर्भुज, इसमें ईडी और एफसी ईडी और एफसी समानांतर है, और डीसी और ईएफ समानांतर है। ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समानांतर हैं, तो हम कह पाएंगे कि जो चतुर्भुज सी डी ई एफ है, हरा वाला जो चतुर्भुज है, ये क्या होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अभी हमने निकाला था ए बी एफ ई जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज एबीपी। ठीक है, त्रिभुज एबीपी ये जो लाल वाला त्रिभुज है, और समांतर चतुर्भुज एबीएफई जो अभी हमने निकाला था पीला वाला चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार एबी। ठीक है, आधार ऊपर की तरफ है एबी, और एक ही समांतर रेखा एबी और ईएफ के बीच स्थित है। तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ से हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज एबीएफई के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और हमने निकाला था सी डी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हरा वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज पीसीडी, ये जो लाल त्रिभुज है पीसीडी, और समांतर चतुर्भुज सी डी ई एफ। ठीक है, एक ही आधार डीसी डीसी आधार पर है, और एक ही समांतर रेखाएं डीसी और ईएफ के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज सीडीईएफ के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ पीसीडी होगा, जो होगा वो आधा होगा एरिया ऑफ सीडीईएफ के। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने निकाला था एबीपी का जो क्षेत्रफल है वो एबीएफई के क्षेत्रफल का आधा होगा। समीकरण 2 में हमने निकाला था एरिया ऑफ पीसीडी बराबर पीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो सीडीईएफ के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, मतलब कि बाईं तरफ वाले को बाईं तरफ वाले से जोड़ देंगे, और दाईं तरफ वाले को दाईं तरफ वाले से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज एबीपी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीपी धन एरिया ऑफ त्रिभुज पीसीडी बराबर 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीएफई धन एरिया 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज सीडीईएफ। ठीक है, अब कुछ नहीं, दाईं तरफ जो दोनों में 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीएफई वही, और एरिया ऑफ सीडीईएफ। ठीक है, बस हमने क्या किया, 1/2 को बाहर कॉमन ले लिया, बाईं तरफ वही रहा, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज पीसीडी के क्षेत्रफल। ठीक है, बस हमने दाईं तरफ 1/2 को कॉमन लिया। तो अभी हमने निकाला था ये त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 चतुर्भुज एबीएफई। ठीक है, चतुर्भुज एबीएफई का क्षेत्रफल धन चतुर्भुज सीडीईएफ का क्षेत्रफल। अब आप देखिए, चतुर्भुज एबीएफई पीला वाला और चतुर्भुज जो है सीडीईएफ हरा वाला, इन दोनों का क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पूरे की जगह एरिया ऑफ एबीएफई धन एरिया ऑफ सीडीईएफ की जगह क्या रख देंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। आप देखिए, एरिया ऑफ एबीपी धन एरिया ऑफ पीसीडी बराबर 1/2 गुणा एरिया ऑफ एबीसीडी, यही यही हमें
प्रश्न के पहले भाग में दर्शाना था। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं और यही हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर भी है। समीकरण 3 को हमने फिर से लिख लिया, जिसका उपयोग हम अभी करेंगे। अब आप देखिए, त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल, ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिलकर किसके क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब आप देखिए, त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल, समीकरण 3 में देखिए, त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर है? 1/2 गुना एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर। तो इन दोनों की जगह हम क्या रख देंगे समीकरण 3 से? 1/2 गुना एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाकी समीकरण वैसा की वैसा ही रखा हमने। ठीक है, बाकी समीकरण में कोई अंतर नहीं आया, बस एबीपी और पीसीडी की जगह रख दिया हमने 1/2 एबीसीडी। ठीक है, कहां से? समीकरण 3 से। ये हमने लिख लिया था 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, अब इसको हम कहां ले जाएंगे? दाईं तरफ। दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का, माइनस का। ठीक है, तो एरिया ऑफ एपीडी धन एरिया ऑफ पीबीसी बराबर हो गया एरिया ऑफ एबीसीडी ऋण का एरिया 1/2 गुना एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, अब एरिया ऑफ एबीसीडी में से 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी गया तो कितना बचेगा? 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, अब आप देखिए 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी किसके बराबर है? एरिया ऑफ एबीपी धन एरिया ऑफ पीसीडी। तो इसकी जगह 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी की जगह हम क्या रख देंगे? एरिया ऑफ एबीपी धन एरिया ऑफ पीसीडी। कहां से? समीकरण 3 से। अब आप देखिए, प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, एरिया ऑफ एपीडी धन एरिया ऑफ पीबीसी धन एरिया ऑफ पीबीसी बराबर एरिया ऑफ एपीबी धन एरिया ऑफ पीसीडी धन एरिया ऑफ पीसीडी, यही हमें दर्शाना था। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के इस भाग का। प्रश्न 5 में हमें एक आकृति दी गई है, उस आकृति में एबीआरएस एक समांतर चतुर्भुज है और पीक्यूआरएस भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं और एक्स भुजा बी आर पर कोई बिंदु है। ठीक है, और ए और एक्स को मिला दिया है और एस और एक्स को मिला दिया है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है, इस प्रश्न के दो भाग हैं कि जो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस और पी क्यू आर एस है उनके जो है क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। पहले भाग में हमें ये बताना है और दूसरे भाग में हमें बताना है कि जो त्रिभुज ए एक्स एस है, ठीक है, ये त्रिभुज लाल वाला त्रिभुज, वो जो है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है भाग 2 में। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार एस आर पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाएं एस आर और पीबी पर के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हमने अध्याय 9 की प्रमेय 9.1 में पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और पहले भाग में इस प्रश्न के हमें यही दर्शाना था, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। तो यही हमारे पहले भाग का उत्तर भी होगा। इस प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। त्रिभुज ए एक्स एस, ये नीला त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज पीला वाला ए बी आर एस। ठीक है, एक ही आधार, आधार देखिए ए एस। ठीक है, ए एस जो है ये वाला जो है ये आधार और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखा मतलब ए एस जो आधार है वो, और दूसरी समांतर रेखा हमारी बी आर, इन दोनों के बीच में स्थित है ये त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम यहाँ कह देंगे त्रिभुज ए एक्स एस का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, और अभी हमने भाग 1 में सिद्ध किया था, जिसे हमें समीकरण 1 माना था, त्रिभुज पी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल के। तो ए बी आर एस के क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख सकते हैं? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम ए बी आर एस के क्षेत्रफल की जगह रख देंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए एक्स एस का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 गुणा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, और हमें प्रश्न के दूसरे भाग में यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न 6 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न 6 में दिया गया है, एक किसान के पास एक समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था। ठीक है, तो हमने लिख दिया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये उस किसान का खेत हो गया। अब उस किसान ने क्या किया, RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया। ठीक है, A जो है भुजा RS पर स्थित कोई बिंदु लिया, कहीं पर भी ले लिया, और उसने A को P और Q से मिला दिया। A को जो है P से मिला दिया और A को Q से भी मिला दिया। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि खेत जो है कितने भागों में विभाजित हुआ है, इन भागों के आकार क्या है, वह किसान खेत में गेहूं और दाल बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसा करे। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं, हल ढूंढते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है खेत कितने भागों में विभाजित हुआ है। तो आप देखिए 1, 2 और 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो खेत है वो 3 भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, ये उत्तर हो गया एक। अब उसने पूछा है कि इन भागों के आकार क्या है। तो आप देखिए PAS ये किस आकार का है, त्रिभुज का है, तो लिख दिया त्रिभुज PAS। दूसरी आकृति, दूसरा PAQ, ये भी क्या है, त्रिभुज के आकार का है, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं, तो ये भी त्रिभुज है PAQ। और तीसरी आकृति QAR, ये भी त्रिभुज है QAR। ठीक है, तो तीनों भाग किस आकार के हैं, इन तीनों भागों के आकार क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस भाग का। अब हम अगले भाग का उत्तर ढूंढते हैं। त्रिभुज PAQ और समांतर चतुर्भुज PQRS, एक ही आधार PQ पर स्थित है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाएं PQ और SR के बीच स्थित है। तो हमने अध्याय 9 के परिचय में पढ़ा था, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल आधा होगा त्रिभुज PQRS के क्षेत्रफल के। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम देखते हैं त्रिभुज PAS का क्षेत्रफल धन त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज QAR का क्षेत्रफल, ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हमारे समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के। तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 में हमने निकाला था त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल किसके बराबर था, समांतर चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। तो यही हम यहाँ रख देंगे, त्रिभुज PAQ के क्षेत्रफल की जगह रख देंगे हम 1/2 गुणा एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, तो बस PAQ की जगह हमने रख दिया, यहाँ पर PAQ की जगह हमने रख दिया 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, और बाकी चीजें वैसे ही रहनी थी रखी। अब जो एरिया 1/2 एरिया ऑफ PQRS है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एरिया ऑफ PQRS में से आधा PQRS जा रहा है, आधा एरिया ऑफ PQ, तो आधा एरिया ऑफ PQRS बचेगा। तो पूरे PQRS में से आधा PQRS गया तो बचा हमारा आधा क्षेत्रफल PQRS के। तो हमें मिल गया PAS का क्षेत्रफल धन QAR का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर हो गया, आधा PQRS के क्षेत्रफल के। और समीकरण 1 में हमने निकाला था PAQ का क्षेत्रफल कितना, आधा PQRS के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दोनों चीजें आधे PQRS के क्षेत्रफल के हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे त्रिभुज PAS का क्षेत्रफल धन त्रिभुज QAR का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल। यानी कि ये दो नीले भाग हैं PAS और QAR, इनका दोनों का क्षेत्रफल मिला के किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, PAQ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने निकाला जो त्रिभुज नीला वाला त्रिभुज है दोनों, इन दोनों का क्षेत्रफल मिला के पीले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो जो किसान है उसको गेहूं और दालें बराबर बराबर बोनी है। ठीक है, तो या तो वो गेहूं नीले वाले दोनों त्रिभुजों में बो दे और दाल जो है पीले वाले त्रिभुज में बो दे, या फिर वो दाल दोनों नीले वाले त्रिभुजों में बो दे और गेहूं जो है पीले वाले त्रिभुज में बो दे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं या तो वो गेहूं PAQ वाले त्रिभुज में बो दे और दाल बाकी दोनों त्रिभुजों में बो दे, नीले वाले त्रिभुजों में, या फिर अगर उसका मन नहीं है ऐसा करने का तो वो क्या करे, दाल जो है PAQ वाले त्रिभुज में बो दे और गेहूं बाकी अन्य दो त्रिभुजों में बो दे। ठीक है तो ऐसा ही उसे करना होगा अगर उसे बराबर बराबर दालें और गेहूं को बोना है तो। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।